यहाँ पे हम यूरेनियम की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम यूरेनियम का हमें पता है कि 230 जो है ना 5 इसका एटॉमिक मास होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 92 होता है। अब हम जब इस पे बॉम्बार्डमेंट करते हैं एक न्यूट्रॉन की, एक सिंगल न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब जब हम सिंगल न्यूट्रॉन की इस पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो ये इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन किस फॉर्म में होगी, स्मॉल फॉर्म में हो जाएगी, स्मॉल या लाइट इसके न्यूक्लियस में हो जाएगी, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो बेरियम के फॉर्म में हो जाएगा, नंबर वन। और नंबर जो सेकंड है वो आपका आ जाता है क्रिप्टॉन, वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट के साथ साथ वो क्या करता है, 3 न्यूट्रॉन फर्दर बना रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन या एटॉमिक वॉल होती है वो अच्छी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसमें एक तो न्यूट्रॉन्स आपके फर्दर बन रहे होते हैं और जितनी उसकी एनर्जी होती है वो ना इंसान के लिए अच्छी है ना इन्वायरमेंट के लिए। एक तो इसमें 3 न्यूट्रॉन भी आपके बन गए हैं और उसके साथ जो इसकी फर्दर एक चीज़ ऐड होती है वो है एनर्जी, जिसे हम क्यू कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बनती हैं इन द डिवीजन ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है। अब इसमें जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ यूज़ होती है, वो आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स मुख्तलिफ बने होते हैं, यहाँ पे आपके पाकिस्तान में भी हैं, कराची के अंदर। तो वो क्या करते हैं, इस एनर्जी के थ्रू करते क्या है कि आपके टर्बाइंस वगैरह चलाते हैं। उसका मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा जी, बेसिक होता क्या है कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर यहाँ पे कोई प्लेट्स लगी होंगी या फिर वो सर्कल टाइप में प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यूरेनियम की उन्होंने रॉड्स ऐड की होती हैं और इसके अंदर से वो क्या करते हैं, पाइप्स डाले होते हैं। पाइप्स में क्या होता है, हैवी वाटर जो है ना वो रोटेट होता रहता है या सर्कुलेट होता है। वो जब हैवी वाटर जो है इसके अंदर से सर्कुलेट होता है तो यहाँ पे जितनी भी यूरेनियम की एनर्जी होती है वो हैवी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। स्टीम में कह दें या वेपर्स में कह दें। और जब ये पाइप यहाँ पे ऊपर जाता है तो ऊपर यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आपका नॉर्मल जो वाटर है वो होता है। जब इसमें से वो वाटर मूव करता है तो ये नॉर्मल वाटर वो अगेन हीटअप हो जाता है और हीटअप होने के साथ ही वो अगेन दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और वो स्टीम जो है फर्दर टरबाइन के पास जाती है और टरबाइन में जहाँ पे फैन वगैरह लगे होते हैं वो फैन रोटेट करते हैं उस टरबाइन से। और वो जब फैन रोटेट करते हैं तो फर्दर आपके जनरेटर वगैरह वहाँ पे अटैच होते हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सारा ये प्रोसेस जो है ना वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इसका ही हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी यहाँ पे न्यूट्रॉन की स्ट्राइक होती है यूरेनियम के ऊपर, तो उसको अनस्टेबल कर देती है, जहाँ की हम पीछे बात कर रहे थे। यूरेनियम 235 को अनस्टेबल करने के लिए सिर्फ हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। और आपका जो यूरेनियम है वो अनस्टेबल की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी न्यूक्लियर रिएक्टर की। ये सारी जो है ना वो बातें उसने वही की हुई है, यूरेनियम की बेरियम और क्रिप्टॉन वगैरह बनना होता है। अच्छा, इसमें कोई अगर किसी ने कुछ बात ऐड करनी है तो वो मुझे बता दें, अगर किसी ने कुछ चीज़ ऐड करनी है। एक चीज़ थोड़ी सी रह गई थी कि इसके लिए फिशन के लिए ज़रूरी है कि उस पे यूरेनियम पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाए। एग्जैक्टली और ये जो और फिर उसके बाद कंट्रोल्ड रिएक्टर जो रिएक्शन जो होता है वो उसमें जो भी आप बता भी रहे थे रिएक्शन में, उसमें भी यही होता है कि तीन जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से वो होते भी वैसे फास्ट मूविंग है। तो उस हार्ड वाटर के जरिए या रॉड्स यूज करके अब्जॉर्बिंग मटेरियल की दो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक न्यूट्रॉन को हार्ड वाटर के जरिए स्लो कर दिया जाता है। ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं फर्दर फिशन नहीं कॉज कर सकते, उसको स्लो डाउन करना पड़ता है ताकि वो फिर दोबारा से फिशन कॉज कर सके। जी जी, इसको हम मॉडरेटर भी कहते हैं। ये मॉडरेट प्रोसेस होता है। हाँ जी, मॉडरेटर। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना आपका हैवी वाटर थर्मल पावर प्लांट में यूज़ इसलिए करते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है ना उसको स्लो डाउन कर देता है। ये हैवी वाटर को जो मूव करवाने का मेन प्रोसेस होता है ना उसके अंदर से, जो यहाँ पे चैम्बर बना होता है, मैं चैम्बर आपको ना पिक्चर उसमें सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर। उसमें इसलिए करते हैं कि इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें। ये एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ, अच्छा जी, इसमें आगे न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में सारा वही उसने बातें की हुई हैं कि एक तो एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियस कितनी प्रोड्यूस होती है, ये आपने इसमें बात याद रखनी है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो एक सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से निकल होती है, पर न्यूक्लियस के अंदर से। ये आपने एक ये पॉइंट इसमें याद रखना है। दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो कोई भी न्यूट्रॉन होता है या कोई भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको जब भी आपने उस पर कोई प्रोसेस करवाना है, उसको अनस्टेबिलिटी की फॉर्म में लेके आना है, तो उसको आपने एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में लेके आना है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसके लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं। इसमें फर्दर उसने वो ही टर्बाइन और काइनेटिक एनर्जी और जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात की हुई है। तो ये मैंने आपको पहले यहाँ पे पीछे डिस्कस कर दिया। यहाँ पे मैं इसके फिगर फिगर बता देता हूँ क्या होता है।
ये आपके पास रिजेक्टर है, ये रॉड्स लगी होती हैं, बेसिकली रॉड्स लगी होती हैं यहाँ, फिर वो गोल सर्कल्स के अंदर सर्कल्स लगे होते हैं, जिसके अंदर ना इस तरह के पीसेज होते हैं, इस तरह रॉड के पीसेज होते हैं, वो उसके पीसेज जो होते हैं उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और उसी के अंदर जो है ना आपका हार्ड वाटर जो है ना वो मूव कर रहा होता है। वो हॉट वाटर जो होता है वो जब आपका फर्दर जो है लाइन स्ट्रीम यानी नॉर्मल वाटर में जाता है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। स्टीम फर्दर जो है टरबाइन पंप को रोटेट करवाती है, पंप जो है कंडेंसर के थ्रू टरबाइन वगैरह अटैच होती है, तो टरबाइन आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो उसको स्टेप अप करके फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसको जनरेट कर रहा होता है, और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी फिर आपके प्लांट तक जो है ना वो जा रही होती है। ये इसमें कुछ चीज़ें बस ये आपने इसमें माइंड में रखनी है। अच्छा, इसमें अगर किसी ने कुछ चीज़ ऐड करनी है तो बता दें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट मूव ऑन कर दूँ। अच्छा, ये रिएक्टर जो है ना, ये थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर ये दोनों अभी बता दिए उन्होंने कि फास्ट रिएक्टर में जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब बेसिकली वो फास्ट न्यूट्रॉन जो है ना वो बम्बार्डमेंट उसकी हो रही होती है, और जो थर्मल रिएक्टर होता है वो आपको जो सिंपल जो स्लो डाउन प्रोसेस के थ्रू हम थर्मल एनर्जीज वगैरह जो बना रहे होते हैं फर्दर, वो उसमें ये पॉइंट्स वगैरह लिखा हुआ है। तो इसको आप खुद भी आई थिंक रीड कर सकते हैं, सिंपल इसमें थ्योरी वगैरह ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो है ना वो फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन हमने पीछे बात की थी कि फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपके जो स्मॉल लाइट जिसे कहते हैं न्यूक्लियस होते हैं दो, जो कि कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या करते हैं एक लार्ज जो न्यूक्लियस है वो बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना सबसे आपने मेन जो बात आपने इसमें याद रखनी है वो यही रखनी है कि इसका, अच्छा ये मैंने आपको इसमें बताया भी है कि ये जो है ना किसी भी इसमें एनर्जी बनती नहीं है, क्योंकि ब्रेक नहीं होता। ये जब कंबाइन प्रोसेस होता है यानी कि इसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी आपको चाहिए होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जब भी किसी चीज़ की चाहिए होगी तो वो बाइंडिंग एनर्जी कंबाइन होके, यानी वो एनर्जी उसके न्यूक्लियस या उसके पार्टिकल के अंदर अब्जॉर्ब होनी है। अब्जॉर्ब होने के बाद ही जो है ना वो एक लार्ज न्यूक्लियस जिसे हम यूरेनियम या जो भी कोई आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह देते हैं वो फॉर्म होगा। कौन सी? जी जी। वही डैश देख रही है। अच्छा, इसमें जो माइक ज़रा म्यूट कर लें जिसकी भी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्यूजन एनर्जी वो लार्जर होती है या फ्यूजन एनर्जी जो है ना वो लार्जर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आपकी फ्यूजन एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर होती है आपकी फ्यूजन एनर्जी की, ठीक है। बस ये आप इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, ये मे भी अगर एमसीक्यूज में पूछ ले तो ये अब उसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी ये है डेफिनेशन उसकी यही है कि दो टू लाइट न्यूक्लाई होते हैं वो मर्ज होकर आपका हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। और बाकी जितना भी आप ये जो है ना इसको खुद स्टडी कर लीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल भी उसने दी हुई है नीचे। और बाकी ये जितना भी है नेक्स्ट आई थिंक इसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ है क्योंकि इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और बाकी ये जो रेडिएशन एक्सपोजर है, अच्छा ये जो है ना ये न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, ये अगर किसी को है आइडिया तो बता दें यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस पे नहीं है इतना आइडिया कि इसमें क्या इसने बताया हुआ है, ना ही मुझे इस पे कोई क्वेश्चन इन द पास पेपर या पास ई कैट वगैरह में मिला। तो हमदान अगर इसमें अगर आपको आइडिया है तो उसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कर दें। फ्यूजन रिएक्शन ही है बेसिकली। सन में भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना पहला H11 प्लस H11, ये यही है कि दो प्रोटॉन्स मिलके एक उसका या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसको कह सकते हैं, तो दो प्रोटियम के न्यूक्लियस मिलके एक ड्यूट्रियम का एटम बना देते हैं, फिर ड्यूट्रियम के एटम मिलके हीलियम बना देते हैं। तो ये बेसिकली है कि दो चीज़ें यहाँ से एक्सप्लेन हो जाती हैं कि एक जो अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स बनना शुरू हुए वो कैसे शुरू हुए, वो इसी फ्यूजन के प्रोसेस से बनना शुरू हुए कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते चले जाते हैं। और सन के ऊपर भी हर वक्त ये फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है जिसके ज़रिए से एनर्जी हम तक पहुंची है। ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये कुछ उसकी सर्फेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है और बाकी जो होती है वो सराउंडिंग्स में पहुंचती हुई एक्सपैंड होती हुई हम तक पहुंच जाती है। ठीक है तो ये साइकिल है, दो किस्म के साइकिल होते हैं इसके, एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल होता है शायद। तो जी। ये कुछ आगे डिटेल है। ठीक है। बाकी इसमें ना एक इसमें ना ज़्यादा डेप्थ में भी आपने नहीं जाना, कुछ ना इसको ज़्यादा ले लेते हैं सीरीज, किसको कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाना है वो फिजिक्स वालों का तो खैर मेजर होता है, लेकिन जो फर्दर है उनको बेसिक के अंदर आपको बस इतना है कि बेसिक जो है ना कमांड वो आपको इसमें होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए सारा बेसिक का। अच्छा, इसमें लास्ट दो टॉपिक्स हैं, एक इसमें आ जाता है रेडिएशन एक्सपोजर का, इसका आपको पता होना चाहिए इसमें आप क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको रेडिएशन का पता होना चाहिए कि रेडिएशन जो है ना वो इमिट कैसे होती हैं और किस किस फॉर्म में। जब भी रेडियो एक्टिव का प्रोसेस होता है तो रेडिएशन जो है ना वो इमिट हो रही होती है। और अभी हमदान आई थिंक ये है कि सन जो है ना वो इटसेल्फ रेडिएशन को वो एक्सपोज कर रहा होता है, ठीक है, वो इटसेल्फ एक रेडिएशन का सोर्स है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसने जो एक और बात की है बैकग्राउंड रेडिएशन की,
ठीक है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो जो है ना वो यहाँ पे इमिट हो रही है फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन में आते हैं, और दूसरा यहाँ पे कॉस्मिक रेज की बात आती है, जो भी वो भी जो है ना आपकी गैलेक्सीज की फॉर्म में या फिर आपके स्टार्स की फॉर्म में कॉस्मिक रेडिएशन बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपकी हाई एनर्जी टाइप है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये आप इसमें याद रखिए कि कॉस्मिक रेडिएशन का वो पूछ सकता है कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं या लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें आप इस चीज़ को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें अब एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसका इफेक्ट क्या होता है स्किन के ऊपर या फिर इसके ह्यूमन के ऊपर। तो सबसे पहले इसका स्किन एरिथमा एक इफेक्ट होता है, नंबर टू इसका एंजाइमा एक इफेक्ट होता है, स्किन बर्निंग, अगर हम सन की टाया ले लें एग्जांपल, तो उसमें स्किन बर्निंग की एग्जांपल आ जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो ओजोन लेयर होती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर या आपके प्लानट के ऊपर, जो ओजोन लेयर है वो वीक होती रहती है ड्यू टू मैनी रीजंस के, जो आपके पोल्यूशन हैं और जो भी फैक्टर्स उसमें काउंट होते हैं। तो उस फैक्टर्स की वजह से जो है ना यहाँ पे ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो कि आपके एटमोसफेयर के अंदर होती है, जिसमें केमिकल आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, जो जनरेट होती है आपके जब जितने भी एसी और जितने भी सारे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हैं उसके रिजल्ट में ये CFC फॉर्म बन रही होती है। ये आप इसको CFC वाला टर्म को भी माइंड में रखिए। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो है ना इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा सारे, कि उसमें इसने क्या क्या रेडिएशन के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में स्पेसिफिकली क्या कहा हुआ है इसने। अच्छा जी, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में एक आ जाता है टॉपिक, ये बेसिक फोर्सेस है। ये बेसिक फोर्सेस आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फोर्सेस हैं वो नेचर की कौन कौन सी हैं। ये इसने 5 यहाँ पे दी हुई हैं कि आपके पास 5 नेचर फोर्सेस आ जाती हैं यहाँ पे। तो इनको बस आपको सिर्फ आप बेसिक बेसिक इसको गूगल कर लीजिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन फोर्सेस का जो है नेचर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस बाकी चैप्टर में इतना ही है। अगर इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो या कोई भी एग्जांपल या कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो बता दें। हमदान, अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, आपका मेजर है, आपको कोई चीज़ में ऐड करनी है तो बता दें। यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन में कि एक मालिक्यूल होता है जो ब्रेक होता है, कन्वर्ट होता है एटम में, एटम जो है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में आके न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है, और आगे वो फर्दर क्वार्क में होता है। यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन क्वेश्चन है? आया हुआ है, इन बोथ रिएक्शन इन बोथ एनर्जी रिलेशन इन समवन, इन बोथ हाँ रिएक्शन जी, एनर्जी फ्यूजन रिलीज। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन रिक्वायरमेंट। स्लो बम्बार्ड करना पड़ता है। तो जो एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो अमूमन जो है वो एक फिशन रिएक्शन उसके लिए चाहिए होता है, यानी कि फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करेगी, और फिर फ्यूजन रिएक्शन में से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। ऊपर जो आप कह रहे थे ना 5 फोर्सेस ऑफ नेचर, तो वो थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो मैस की वजह से होती है और मैसेज के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान में, और मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की मोशन की वजह से, और जो है वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स ये दोनों ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती जी जी, वो उसके कन्वर्जन के ऊपर न्यूक्लियस के टाइप अंदर ही होती होती है। जी जी नहीं, मतलब जिस तरह प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में, ये दोनों यानी कि न्यूक्लियॉन्स के दरमियान की फोर्सेस होती हैं। जी जी। और ये जो जैसे क्वार्क्स हमने हैं, बिल्डिंग हमने ब्लॉक्स मैस होते हैं। डिफेक्ट की बात की थी पीछे, मैस डिफेक्ट की, कि एक न्यूक्लियन बनता है जब, तो न्यूक्लियन पे जो फोर्स लग रही होती है उसका हमने फार्मूला भी पीछे पढ़ा था कि फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो भी न्यूक्लियन फोर्स के अंदर ही काउंट होता है। जी हमदान। और ये जो क्वार्क्स की बात है ना, तो क्वार्क्स क्या है, बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं, 3 क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों। तो यानी कि अगर प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है तो ये एक 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और ये क्वार्क्स जो हैं, और लेप्टॉन्स 3 किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मियॉन और टावन। ये लेप्टॉन्स होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स की 3 टाइप्स हैं। हेड्रॉन्स भी जो हैं वो पार्टिकल्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, हेड्रॉन्स जो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं और दूसरे लेप्टॉन्स। और क्वार्क्स 3 होते हैं, अब वैसे तो 6 होते हैं लेकिन 2 अभी यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट के, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, जिनसे मिलकर हेड्रॉन्स बनते हैं। हेड्रॉन्स कौन से, जिस तरह प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता होता है वो ये बनता होता है कि इलेक्ट्रॉन की सिमिलैरिटी, सॉरी, प्रोटॉन की सिमिलैरिटी किसके साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ है या न्यूट्रॉन के साथ है। तो ज़्यादातर लोग ये ख्याल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है।
तो इन दोनों की कोई सिमिलरिटी बनती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक अलग क्लास है और प्रोटॉन बिल्कुल एक अलग क्लास है। प्रोटॉन की सिमिलरिटी जो है वो न्यूट्रॉन के साथ बनती है, इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं बनती। जी जी, ये क्योंकि वो यहाँ पे दोनों ये क्वार्क दोनों जो है ना, कंबाइन यू होके डी, एक न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। हाँ जी, ये जो यू डी एस सी टी बी ये प्रोटॉन सॉरी क्वार्क्स होते हैं, तो इनको ज़रा सा देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी सारा ये कुछ। साइड सर्कल में जो आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये यू डी एस सी टी बी ऊपर ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर जो टेबल बना हुआ है ना, अच्छा अच्छा, अप डाउन स्ट्रेंज काम टॉप प्रोटॉन, ये हाँ वाला जी, भी ये समझ। 6 क्वार्क हैं। हाँ जी, और इनके चार्जेस भी लिखे हुए हैं सामने इनके। सही सही, ठीक। ये यू यू डी अप डाउन क्वार्क में 3 क्वार्क्स मिलके एक जो है ना वो प्रोटॉन बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है इसके टेबल के अंदर से? इस टेबल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना, यही चीज़ के प्रोटॉन की सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉन के साथ है या न्यूट्रॉन के साथ है, इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा। ठीक है, सही सही, ठीक, सही। और चलें ठीक। अच्छा, तो इसमें कोई और आपने ऐड करनी है चीज़? नहीं बस यही कुछ ही थी। नहीं, ब्लॉक ऑफ मेटल्स, ठीक है। अच्छा जी, समरी इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। समरी तो इसकी इसकी तो आप स्पेशली हर एक पॉइंट को देख लीजिएगा कि किसमें क्या क्या पॉइंट उसने डिस्कस किया हुआ है। बाकी हम इसमें क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसके लास्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ है उसने न्यूमेरिकल। इसका तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी इसको पता चल जाता है काफ़ी चीज़ों का। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि हमने फाइंड द मैस डिफेक्ट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका हमने डेल्टा एम से डिनोट किया था। और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि आपने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ये दो फार्मूलाज हमने पीछे पढ़े थे बाइंडिंग एनर्जी के। तो उसके अंदर उसने हमें जो है ना ट्रिटियम का दिया हुआ है एटॉमिक मास से हमने इसका दोनों का फाइंड करना है। और जो जहाँ तक उसकी बात है बस ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है उसमें उसने पूछा हुआ है डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट का सबसे आपको सिंबल पता होना चाहिए, उसका ये सिंबल होता है। और उसका जो फार्मूला जो होता है वो आई थिंक 0.6 होता है डिवाइडेड बाय 1/2, T 1/2। तो इसमें सिर्फ आपने इसको पुट करना है, टाइम का पुट करना है, तो आपको उसका डिके पता चल जाएगा, डिके कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, जो थर्ड है वो प्रूफ है बेसिकली, तो उसको अब यूरेनियम का उसको रहने दें। और फोर्थ वन भी नहीं, फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एक ई कैट के क्वेश्चन में आया हुआ था, उसने आपने इसमें क्या हुआ चार्ज क्यू फाइंड करना है बेसिकली। और क्यू यहाँ पे मुझे इसका अभी एग्जैक्टली नहीं मिला। हमदान, इसका आपको आइडिया है 21.5 का? क्यू बेसिकली एनर्जी है ना जो बेसिकली वो इससे एनर्जी कह रिलीज रहा हो रही है। है। लेकिन वो मुझे इसकी ये हाँ समझ नहीं क्वेश्चन की आई थी कि वो एनर्जी किस फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब। हाँ, ये देखें ना, जिस तरह कार्बन है, कार्बन को जो का मैथ जो है वो उसको MC स्क्वायर लगा के एनर्जी में कन्वर्ट करें। इसी तरह नाइट्रोजन का MC स्क्वायर लगा के उसके मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करें उसके मैथ को भी, और इलेक्ट्रॉन के मैथ को भी एनर्जी में कन्वर्ट करके, तो कार्बन में से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मैथ माइनस कर दें, तो जो नेट एनर्जी बचेगी वो उस एनर्जी उस नहीं नहीं, रिएक्शन इसका में से इसका एनर्जी बेसिक रिलीज होगी। फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है यहाँ पे कर सकते हैं ड्रॉ? वही बाइंडिंग एनर्जी वाला फार्मूला है ना। अच्छा, जब बाइंडिंग एनर्जी वाला, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी में भी यही था ना कि जो न्यूक्लियस है उसके पार्टिकल्स की हम का जो हम न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स का मैस माइनस कर दें, तो जो चीज़ बन रही है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी। तो इसी तरह कार्बन में से जो चीज़ें निकली हैं, यानी कि नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसमें से मिट हुआ है ना, तो कार्बन में से वो माइनस कर देंगे तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका समझ आई मतलब है? मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं, लेकिन मुझे इतना इसका पता चल गया कि इसमें पहले तो आपको मैस फाइंड करना पड़ेगा, डेल एम फाइंड मैथ तो करना गिवन है पड़ेगा। ना, कार्बन का 14 है, नाइट्रोजन का नहीं 14 है, नहीं, मैस और डिफेक्ट की, इलेक्ट्रॉन का मैस मैथ है। डिफेक्ट की बात करो, मैस डिफेक्ट। हाँ जी, मैथ इफेक्ट ही है बेसिकली। ये मैस डिफेक्ट है ये वाला? हाँ जी, एक तरह से मैथ इफेक्ट ही है। ठीक है, सही सही, ठीक है, मतलब उसको ठीक हो गया, सही है। चलें जी, बस इसका इतना ही है, बाकी ये फर्दर जो यानी इसके। यानी जी जी। कार्बन के मैथ मैं रिपीट कर देता हूँ, कार्बन को की आपने एनर्जी फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की एनर्जी फाइंड करनी है E = mc² वाले फार्मूले से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है, और कार्बन की एनर्जी में से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐड करके माइनस कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम्म, ठीक है। मुझे इसकी अभी तक क्लियरिटी इतनी नहीं समझ आ रही है वैसे।
लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको सॉल्व करके ना, या अगर हमदान आप जिस इसको तरह सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह ये 21.4 है ना, जिस तरह से वो क्लियर है आपको? जी जी। उसी की तरह है बिल्कुल ही है। नहीं 21.4 जो है उसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, उसमें भी हमने चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, सही है, मैं समझ गया बात। चार्ज नहीं, एनर्जी, उसमें भी एनर्जी फाइंड करनी है। नहीं, इसमें भी चार्ज वाले फाइंड हमें करना पड़ेगा, इसमें 25.4 में। चार्ज एनर्जी, किस चीज़ का? इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो तो हम तो। एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन, एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आएगा ना। अच्छा अच्छा, फाइंड एनर्जी ही करनी है उसमें। ठीक है ठीक है। इस एनर्जी को क्यू वैल्यू का नाम भी दिया जाता है कि फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। सॉरी सॉरी, अच्छा वो मेरी मिस्टेक है, मैं उसमें चार्ज को ना क्यूब वाले समझ, क्यू को एक पॉइंट पे चार्ज भी समझ रहा हूँ, एक पॉइंट में एनर्जी भी समझ रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है, अब सही कह रहे हैं। ठीक है जी, बस अगर इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम इसको फिर वाइंड अप करें। कल हम जो है इसके पास पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे और इसके जितने भी ईकैट में क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम मंडे को जो है इंशाल्लाह मैथ को हम स्टार्ट कर देंगे। काइंडली ये पास पेपर्स डिस्कस करने से पहले अपलोड करें ग्रुप में, ताकि पहले से आइडिया हो जाए। पास पेपर्स अपलोड कर दें। हाँ हाँ। पास पेपर्स चले, मैं पास पेपर कर देता हूँ अपलोड। और कुछ, और किसी का क्वेश्चन है? चलें जी, बस ठीक है जी। उसका फिर यूँ करते तो हैं ना ना, शेयर बाई प्लान बना लेते हैं कि कौन सा पेपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि मेंटली उसके हिसाब से सारे प्रिपेयर हों और उसको हम फिर करते चले जाएं। अच्छा, पेपर्स तो मैंने खुद अभी इतने ज़्यादा सारे डिस्कस नहीं किए, तो आप सारी अपनी इनपुट उसमें दीजिएगा, और जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह उसमें पता हो या उसमें कोई भी चीज़ हो तो वो मैं डिस्कस जो है ना अभी मैं अपलोड कर भी देता हूँ। 2010 से लेके 2019 तक मेरे पास हैं पास पेपर्स, तो मैं ग्रुप में वो अपलोड कर देता हूँ, उसमें हम तो फिर उसमें कल 20-20 क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? कोई अगर हम 5 पेपर्स भी कल के लिए सिलेक्ट 60 कर लें 80 तो 100 60 क्वेश्चन, 80 बन जाते हैं। 25 पेपर्स या 4 पेपर्स कर लेते हैं, जितने भी हम जल्दी से आसानी से कर सकें। मेरा ख्याल में कि अगर हम पास पेपर्स को डिस्कस कर लें तो वही काफ़ी होगा, ये कैट पे हम नहीं जाते। वही पास पेपर्स का कह रहा हूँ, पास पेपर्स ही काफ़ी हैं अगर हम उनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना। चलें चलें, ठीक है ठीक, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, काफ़ी टाइम हो गया आज के सेशन के लिए, तो बाकी फिर हम उसको कल जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।